लीड किया था विजय शर्मा ने, और विजय शर्मा को यहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। विजय शर्मा की पिछली दीपावली जेल में बीती थी, और इस बार देखिए, हम इस बार कह भी रहे थे कि क्या इस बार उनकी दीपावली अलग होने वाली है। मोहम्मद अकबर जैसे हैवीवेट चेहरे को, वो मोहम्मद अकबर जिन्होंने पिछले चुनाव में सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी, वो सबसे बड़ी हार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और इस वक्त मतगणना स्थल से वो बाहर निकल गए हैं। हार उन्होंने स्वीकार कर ली है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट भी हम आपको दिखा रहे हैं। आर कृष्णादास जी यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। कृष्णादास जी, हम कई तरह की अलग अलग फैक्टर्स पर अब आगे बात करेंगे कि ये जो नतीजे निकल के सामने आए, इसके नतीजों की रोशनी में इसको किस तरह से समझे पूरे प्रदेश के। और मेरा आकलन था कि जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इंदौर में भी जिस दिन मोदी जी आए, मैंने कहा नो की 9 सीट जीतेंगे हम। आप देखिए 9 की 9 सीट हम जीत रहे हैं। हम जनता के बीच में रहते हैं ना, तो जनता की पल समझते हैं। कांग्रेस हेलीकॉप्टर में घूमती है, एसी में बैठकर निर्णय करती है, तो इसलिए वो गलतफहमी में थी, और हमें मालूम था कि हम चुनाव जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश, और जिस तरीके का परिणाम आया है, तो मोदी मैजिक तो 100% चला है। 100% मोदी मैजिक ही चला है। कुछ दरबारी पत्रकार ये कह रहे हैं कि लाडली बहना, भाई लाडली बहना छत्तीसगढ़ में थी क्या, लाडली बहना राजस्थान में थी क्या? तो वास्तव में इस देश के अंदर मोदी मैजिक ही है, और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के मन में मोदी, और मोदी जी का नेतृत्व निर्विवाद है। अमित शाह जी की रणनीति जो है वो बिल्कुल अकाट्य है, और नड्डा जी की जो संगठन की रचना है वो जीत का परिणाम। भाई साहब, मालवा निमाड़ की जिम्मेदारी आपने ली। 2013 के चुनाव पर अगर हम नजर डालें तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं वहीं पर आता है जब 2014 में लोकसभा के चुनाव थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर चुने गए थे। आज हम जो परिणाम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं क्योंकि आपको जिम्मेदारी मिली थी, आपने सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक मालवा निमाड़ की सीटों की जिम्मेदारी उठाई, और 5 बजे के बाद आप आपके विधानसभा सीट में आते थे। क्या देखा 2018 की जो गलतियां हुई थी उन्हें कैसे सुधारा, और कितनी ज्यादा सीटें यहाँ पर कन्वर्ट करने में कामयाब रहे हैं? देखिए, हम तो सभी जगह लगे थे, और कार्यकर्ताओं ने भी संकल्प लिया था, और मेरे अलावा सभी नेता लगे थे, और मुझे लगता है कि हमने जो सोचा था, जो रणनीति बनाई है थी, उसके क्रियान्वयन में हम सफल थे। एक शब्द भाई साहब, पनौती शब्द का बहुत उपयोग हुआ। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि सनातन को लेकर भी कई सारे सवाल, कई अपशब्द कहे गए, इनको लेकर अब क्या कहना है? देखिए, सनातन के ऊपर जब प्रश्न उठा था तभी मैंने कहा था कि जनता इसका जवाब देगी। पनौती के ऊपर जब कहा था तब भी मैंने कहा था कि जनता जवाब देगी। वर्गीय जी ऐसा कह रहे हैं जैसे सारा तीर उन्होंने ही मार दिया हो, लेकिन वो भी तो बयान है जो आप पहले दे रहे थे कि हमको चुनाव लड़ाया जा रहा है। फिलहाल अभी कह रहे हैं कि मालवा में सारी सीट उन्होंने भी जिता दी है। तो हमारे साथ एक बड़ा और बृहद पैनल है, चूंकि अपडेट लगातार रितेश जी आपको दे ही रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ यहाँ आर कृष्णदास जी भी हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में जो ये आंकड़ा आपको दिख रहा है, आप अपना माइक उठा लीजिए। पत्रकार के पास माइक ना हो तो फिर क्या मतलब है? ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या फैक्टर है? देखिए, क्या आपने भाप लिया था? बिल्कुल, देखिए, ये भापने का तो पिछले 1 महीने के आसपास जो स्थिति बननी थी। हाँ। आप देखिए, जब दौड़ लगती है तो जो पीछे वाला आदमी है वो जब चेस करता है तो वो आगे बढ़ने की उसकी पूरी संभावना रहती है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 महीने में इस तरीके से दौड़ लगाई कि कांग्रेस को कुछ समझ में ही नहीं आया, और ये भारतीय जनता पार्टी इतना मेटिकुलसली प्लान्ड चुनाव लड़ी है कि 20 को पहले टिकट दी, 22 लोगों को टिकट दी, उसके बाद एक सूची थी उसको लीक किया गया, उसके बाद इस तरीके से एक माहौल बनाया गया कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है, और कांग्रेस उसी सदमे में थी। कांग्रेस को ये लग रहा था कि हम आराम से चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी ने जो प्लान बनाया एक वरिष्ठ पत्रकार के अकॉर्डिंग, वो प्लान फिट बैठा है। लेकिन 100%। धनंजय प्रताप सिंह भी हमारे साथ है, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार है, मध्य प्रदेश की राजनीति को बड़े अच्छे से जानते हैं। धनंजय जी, ये आंकड़ा तो 166 और 63 पर आकर रुक गया है। जी, एक तरह की सुनामी है ये, जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। मुझे अच्छे से याद है कि 3 महीने पहले मध्य प्रदेश में ऐसी बातें कही जा रही थी कि अगर आज चुनाव हो जाए तो कांग्रेस को बहुमत मिलना बहुत आसान है। करीब 4 महीने पहले मान सकते हैं आप। और जैसे ही मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हुई, धीरे धीरे उनके दौरे बढ़े, उन्होंने अपनी
रणनीति पर काम करना शुरू किया और 39 ऐसी सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जो कांग्रेस के पास थी। सारे नाम चौंकाने वाले थे। और जब दूसरी सूची आई 39 लोगों की तो सरप्राइजिंग थी, जिसमें 7 क्या काम कर गया? आपका जादू या पार्टी का वादा? सब चीजें। राजनीति में एक मिला जुला प्रयास होता है, कार्यकर्ताओं की मेहनत होती है, पार्टी के लिए विश्वास होता है, आपका घोषणा पत्र होता है और उम्मीदवार होता है। ये सारी चीजें जब मजबूती से मिलती हैं तो ऐसा नतीजा आता है। जी, क्या कहेंगे इस जीत के बाद में? आपने कुछ सोचा होगा क्षेत्र की जनता के लिए। आपने एक मोटे मोटे तौर पे तो कहा ही कि घोषणा पत्र है वो पूरे प्रदेश के लिए है, लेकिन क्षेत्र के लिए आप नए हैं और क्षेत्र की जनता आपसे बहुत सारी उम्मीद कर रही है। क्या कुछ करने जा रहे हैं? हमने अपने चुनाव में क्षेत्र के लिए भी घोषणा पत्र बनाया था, स्पेसिफिक अपने क्षेत्र के लिए। अच्छा। हमारे क्षेत्र की जो मांगे थी उस पर हमने घोषणा पत्र बनाया था और हमने जो घोषणा की थी उसको निभाएंगे। एक आध कोई अगर गिना दे, आप चूंकि विधायक होंगे आप। सबसे पहले तो मैंने कहा था कि अवैध शराब की बिक्री पर हम रोक लगाएंगे। सबसे पहला काम मेरा ये होगा, मैंने ये वादा किया था, इसी पर सबसे पहले काम क्योंकि करूंगा। युवा है, पहली बार मौका मिला है, उम्मीद करते हैं कि सरकार जब बनेगी आपकी, चूंकि बड़ी प्रचंड जीत की ओर है बीजेपी, तो आप कोई मंत्री पद या फिर ऐसे किसी दायित्व को अपेक्षा कर रहे हैं? ये सब हमारी पार्टी का फैसला होता है। हम लोग एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में जो दायित्व मिलता है हम उसका निर्वहन करते हैं। मुझे जो दायित्व दिया गया था कि मैं धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाऊं, उसमें हम लोगों ने की पूरी टीम ने मिलजुल कर मेहनत किया और हमने यहाँ कमल खिलाया और प्रचंड बहुमत से जीते हैं। हम अपनी पार्टी की सेवा करते हैं। पूरे प्रदेश में जिस तरह की प्रचंड बहुमत की ओर जा रही है पार्टी, क्या लग रहा है क्या काम किया? क्या मोदी जी का वो फैक्टर काम किया या फिर सरकार की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था जिसने जनता को नाराज किया? ये सारे चीजें रहे। सरकार से लोग त्रस्त थे, लोग छटपटा रहे थे बाहर आने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी का जो भरोसा है। अनुज शर्मा ये कह रहे हैं, अनुज शर्मा ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र तो था ही, लेकिन हमने एक धरसीवा के लिए भी घोषणा पत्र बनाया था। बहरहाल हितेश जी, आपके पास कुछ दिलचस्प आंकड़े हैं, वो हमारी जनता के सामने आप रखिए प्लीज। अभी हम मध्य प्रदेश के मंत्रियों का आपको हिसाब किताब बता रहे थे। अब छत्तीसगढ़ के मंत्रियों का हिसाब किताब पूरी तरह से अभी तक की जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। उमेश पटेल अपना चुनाव जीत चुके हैं, ये अपडेट हमने कुछ देर पहले बताया था खरसिया से। मंत्री अमरजीत भगत सीतापुर सीट से अपना चुनाव हार चुके हैं। ये सीट पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अब तक आजादी के बाद से आज जीती है। भूपेश बघेल 11,000 वोट से अभी आगे चल रहे हैं पाटन सीट से। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ये अब भाई करीब 3,000 वोट से, माफ कीजिए करीब 6,000 वोट से ये पीछे चल रहे हैं। और इसी तरह से मंत्री अनिला भेड़िया जो हैं वो इस वक्त आगे चल रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत 6,000 वोट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। मंत्री कवासी लखमा 3,000 वोट से इस वक्त आगे हैं। और जो पीछे चल रहे हैं उनका नाम देख लीजिए, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री मोहम्मद अकबर, मंत्री गुरु रुद्र कुमार, मंत्री रविंद्र चौबे, शिव कुमार डहरिया, जय सिंह अग्रवाल और मोहन मरकाम। ये तमाम जो मंत्री का मैंने नाम किया, ये सब के सब पीछे चल रहे हैं। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है कांग्रेस पार्टी के लिए, जो आंकड़ा इस वक्त इस तरह का बन रहा है। बिल्कुल राजपाल सिसोदिया जी, आपका आंकड़ा तो महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की तरह बढ़ता ही जा रहा है, दौड़ता ही जा रहा है। अब इसके पीछे सबसे की फैक्टर क्या है? क्योंकि इतना आकलन तो आप लोगों ने भी किया था क्या? और कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहे थे और वो कपड़े फाड़ने की बात कर रहे थे। तो ये एक अंतर है। जनता ने देखा कि किस पे विश्वास करना चाहिए, किस पे अविश्वास करना चाहिए, तो जनता ने वो रिजल्ट दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रारंभिक काल में जो वादों के साथ में राजनीतिक दल बना था, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे 370 धारा हटाने की बात हो, चाहे तमाम वो बातें जो हमारे पार्टी के स्थापना के समय पे तय हुई थी, जब हम सरकार में आए और पूर्ण बहुमत में आए तो हमने उन सब बातों को पूरा किया। जनता ने ये बात देखी। हमने जब गरीब कल्याण की बात कही, हमने अंत्योदय के तहत दीनदयाल उपाध्याय जी की एक बड़ी अच्छी बात कही है राजपाल सिसोदिया जी ने। राजपाल सिसोदिया जी ने ये बात कही है कि जो पब्लिक में होता है, जो जन नेता या नेतागण करते हैं, पब्लिक उसे देखती है। तो मेरे साथ दो बड़े खास मेहमान और जुड़े हैं, मैंने कहा उनकी प्रतिक्रिया ले ली जाए। त्रिलोक चंद जी चेयरमैन है एटी ज्वेलर्स के। त्रिलोक जी, क्या जो ये सब नेता करते हैं वो फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? आप तो हाँ आप बोलिए ना,
धारा प्रभाव बोलिए, सुन रहा है पूरा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सर आपको। सर्वप्रथम तो आईबीसी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाइयाँ। हाँ। ये इतना अच्छा कार्यक्रम इन्होंने यहाँ रखा है। ओके, लेकिन जहाँ तक बात है, मेरा कहना है कि टीम वर्क जहाँ होता है वहाँ कार्यकाल सफल होते ही हैं। अभी पहले हमारा जब हम तो जैसे अभी आपने बताया 4 महीने पहले तक ये बात थी कि बीजेपी सुस्त है, कमज़ोर है, पीछे है। लेकिन जब एक लीडर यहाँ पे आता है और उस लीडर की जब चाल चलती है, मैं गृह मंत्री अमित शाह की बात कर रहा हूँ, उन्होंने आकर जब जोश भरा तो उस समय भी ये लग रहा था कि चलो ये यहाँ के आके बाहर से आके कैसे यहाँ पे हम नेताओं को एक कर पाएंगे। ओके। लेकिन जब वो टीम वर्क वहाँ पे बना, उन्होंने यहाँ के सभी लोगों को एकजुट में बांधने की कोशिश की और लीड का चेहरा अपने हाथ पे लिया, तो छत्तीसगढ़ में एक नई ऊर्जा आई, मध्य प्रदेश में एक नई ऊर्जा आई, राजस्थान में एक नई ऊर्जा आई। इसको सबको लेते हुए जब उन्होंने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक यानी आप कह रहे हैं कि फर्क पड़ता है, जो नेता करते हैं भले वो कहें कि भैया ये कुर्ता तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखाते हैं और एक बार फिर बता दें कि लगातार नतीजे जो है वो टीवी स्क्रीन पर हम आपको तेज तर्रार तरीके से दिखा रहे हैं। नीला भेड़िया की बात करें तो 23,394 वोट से वो आगे चल रही हैं। और आगे आपको बताया तो ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, गुरुरुद्र कुमार अभी पीछे चल रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, इलेक्शन ब्रेकिंग, टीएस सिंहदेव, रविंद्र चौबे पीछे चल रहे हैं। और आगे आपको बता दें कि लगातार तेज तर्रार अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शिव कुमार डहरिया, जयसिंह अग्रवाल, मोहन मरकाम इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तो सबसे तेज नतीजा आईबीसी 24 पर आपको हम दिखा रहे हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर संजय जी अपनी बात यहाँ पर रख रहे थे, अब अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। लिपिक वर्क को लेकर बड़ा अच्छा सवाल राहुल जी ने पूछा आपसे। जी जी, कि क्या पहले कुछ इस तरह का अंदेशा आप लोगों को हो गया था? नहीं बिल्कुल। मैं इसी थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं कि जब ये सरकार बनी तो कर्मचारियों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन पिछले 5 साल में सरकार ने कर्मचारियों को किए गए वादे तो पूरा करना छोड़ दीजिए, महंगाई भत्ते के एरियर्स तक देना उचित नहीं समझा, जिससे नहीं, नो डाउट कि कर्मचारियों बहुत ज्यादा आक्रोश था। और कर्मचारी केवल कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती थी कि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी और कई सारी जनहितकारी जो कार्य योजनाएं हैं उसमें कर्मचारियों को शामिल किया, इससे कर्मचारी बहुत खुश हैं। नहीं देखिए, ओल्ड कर्मचारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो था वो छत्तीसगढ़ के स्तर से तो लागू कर दिया गया है, लेकिन टेक्निकली ये है कि जब तक महालेखाकार जो भारत सरकार के अंडर में है उसकी परमिशन नहीं मिलेगी, ओल्ड पेंशन स्कीम का कोई मतलब नहीं निकलता है। केवल आज की डेट में स्थिति ये हो गई है कि कर्मचारी जो उस स्कीम को चॉइस किया है पेंडुलम बन चुका है। सुरेंद्र जी, ये कर्मचारियों को लेकर लगातार रोष, इससे पहले भी हमने आपसे प्रतिक्रिया ली थी, वो अभी भी कह रहे हैं कि 5 साल पहले जब आप सत्ता में लौटे थे तो कई सारे वादे आपने कर्मचारियों से किए थे, लेकिन जब सत्ता में रहे 5 साल तक तो उनके बारे में विचार किया नहीं गया और इसकी वजह से उनका रोष इस तरह से सामने आया। हमने शुरुआत में पोस्टल बैलेट का भी जिक्र किया था, पोस्टल बैलेट में भी रायपुर की 7 सीटों पर जो है प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के आगे थे, तो वहीं से नजर आने लगा था। किस तरह से देखते हैं? देखिए, दरअसल में जब कोई पार्टी पराजित होने लगती है तो उसकी सारी गलतियां दिखाई देती है। बात दरअसल ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जब पहली बार कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, हमने अपनी प्राथमिकताएं तय की और कांग्रेस ने अपनी प्राथमिकताएं तय की कि चूँकि यहाँ पर 70-80% से लोग खेती करते हैं और उनकी माली हालत बहुत ख़राब है, तो चूँकि उनको हमको सबलता दिलाना था, उनको समृद्ध करना था, क्योंकि हमारे पार्टी का और हमारा नज़रिया ये था कि अगर किसानों के जेब में पैसे होंगे तो व्यापार भी चलेगा, उद्योग भी चलेगा और हम इसमें सफल भी रहे हैं। आप इस बात को कोई माने ना माने, आज हम पराजित हो रहे हैं या रुझान में पीछे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। पूरे देश में जब मंदी का दौर चल रहा था उस समय छत्तीसगढ़ आर्थिक मंदी के दौर से बाहर था।
कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का जो अधिकार छत्तीसगढ़ सरकार का है वो उसने किया। और यथासंभव जो भी देखिए, अब जो सीमित संसाधन में जो किया जा सकता था सभी वर्ग के लिए सरकार ने करने का प्रयास किया है। ये बात निश्चित है कि सभी को संतुष्ट कर पाना पूरी तरह संभव नहीं होता। ये बात में तो दम है जो कह रहे हैं सुरेंद्र शर्मा जी, सबको संतुष्ट कर पाना संभव नहीं है। लेकिन संतोष जी, कर्मचारियों को आपसे बड़ी उम्मीद है। कर्मचारियों को छोटा सा जवाब, चूंकि मुझे दर्शक कह रहे हैं कि तस्वीर अब शाम होते होते अब सूरज, चूंकि सूरज ढलने को है, जैसा हम कल शाम को कह रहे थे कि जब आज का सूरज उगेगा तो क्या फैसला अपने साथ लेकर आएगा, वो तस्वीर आज दिन भर साफ हो गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बन रही है। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज होने जा रही है। परिवर्तन का फैसला यहां पर जनता ने सुना है। राजस्थान में भी एक बार फिर से वही हुआ है 5 साल बाद, और पुरंदर मिश्रा इस बीच 25,000 वोट से अपना चुनाव जीत गए हैं। और एक बड़ा अपडेट, जैसा कि हितेश जी बता रहे हैं, पुरंदर मिश्रा जो कि राजनीति के नए खिलाड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा और विधायक का चुनाव जीत गए हैं। कुलदीप जुनेदा, जिन्हें स्कूटी वाला विधायक कहा जाता था, अब वो रह गई बात, पुरंदर मिश्रा हो गए विधायक। बड़ी खबर। और बुरहानपुर से बीजेपी की अर्चना चिटनिस ने बाजी मार ली है। मस्तूरी से कांग्रेस के दिलीप लहरिया जीत गए हैं, यहां से कृष्णमूर्ति बांदी हारे हैं। बीजापुर से कांग्रेस के विक्रम मंडावी जीत गए हैं। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का हर अपडेट है। सबसे पहले तखतपुर से बीजेपी के धर्मजीत सिंह, जो कि हाल ही में बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की, वो जीत गए हैं। कुनकुरी में बीजेपी के विष्णुदेव साय चुनाव अपना जीत चुके हैं और कोतमा से बीजेपी के दिलीप जायसवाल भी अपना चुनाव जीत चुके हैं। तो इस बीच एक बड़ी खबर है, सीतापुर से मंत्री अमरजीत भगत हारे हैं। ये बात पुरानी हो गई है, लेकिन फिर भी आपको बताना जरूरी है, क्योंकि ये मंत्री थे, दावे बड़े थे, पर हार हुई है। मस्तूरी से कृष्णमूर्ति बांधी, जो इस वक्त यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, वो चुनाव हार गए हैं। ये भी अपडेट लगातार एक के बाद एक आ रहे हैं। जवाहर जी लगातार अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, बहुत समय से आप सुन रहे हैं तमाम चर्चा को। जवाहर जी, हम चूंकि छत्तीसगढ़ की इस चर्चा को लेकर बात कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ जो है वहां पर जो फैसला निकल के सामने आया, चूंकि हम इससे पहले भी चर्चा कर रहे थे कि इस तरह की उम्मीद थी नहीं किसी को, लेकिन ये जो नतीजे निकल के सामने आए, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या कोई अंडर करंट था जो काम कर रहा था? पिछले 1 महीने में बेहतर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी दिख रहा था ज़मीन पे, और उसके 2-3 कारण हैं। जैसे महिला को 1000 रुपये वाला जो स्कीम कांग्रेस ने भी निकाला, पहले मोदी जी ने अनाउंस किया, उसके तुरंत बाद बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर उन्होंने एक नोट निकाला कि आपका अकाउंट नंबर दीजिए, आपका नाम दीजिए, आपकी उम्र दीजिए, और उससे उनको लगने लगा कि ये पार्टी है जो हमको पैसे दे सकती है। तो इस तरह की प्लानिंग की जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, हम घर पहुंच गए आपके कि अकाउंट नंबर दीजिए। दूसरा प्लानिंग जो अच्छा दिखता है, और ये इसमें अमित शाह की छाप दिखती है, वो ये है कि इन्होंने जो भी सीटों में बहुत कम अंतर दिखा, वहाँ ज़्यादा मेहनत की, यानी एफर्ट मैनेजमेंट इतना सुंदर किया है कि कम अंतर की सीटों में हम जीत के लिए कम एफर्ट लगा सकते हैं, तो उन्होंने लगाया। इस तरह से बेहतरीन प्लानिंग का मुजाहरा है। और तीसरा और अंतिम बात यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता को लग रहा था कि कांग्रेस यहाँ डेवलपमेंट इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि इस केंद्र में कोई और सरकार है, सामंजस्य बैठ नहीं पा रहा है। बिल्कुल। संतोष पांडे जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन मध्य प्रदेश भी हमें जाना है, क्योंकि वहां 230 विधानसभा सीटें हैं और बहुत देर से धनंजय प्रताप और राजपाल जी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन धनंजय जी, क्या ये सिर्फ लाडली बहना फैक्टर है कि भारतीय जनता पार्टी की हर रणनीति कारगर हुई है, चूंकि उन्होंने चुनाव से पहले राम मंदिर का भी जिक्र कर दिया था? देखिए हितेश, मुझे लगता है कि ये लाडली बहना का योगदान तो इसमें है, लेकिन इसमें मुझे ज़्यादा योगदान नज़र आता है भाजपा के सामूहिक नेतृत्व का। उसमें चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, या भाजपा की बाकी टीम हो, केंद्रीय मंत्रियों की फौज हो। देखो, अगर सिर्फ लाडली बहना का योगदान होता तो सिर्फ मध्य प्रदेश में एक सरकार बनती। मध्य प्रदेश में जो सुनामी आई है 166 की, उसके लिए लाडली बहना का योगदान बराबर है। लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी भाजपा की सरकार बनी है, तो मुझे लगता है कि वहाँ भाजपा की सरकार नहीं थी। इसीलिए तीनों राज्यों में सरकार बनने का अगर हम किसी को श्रेय देते हैं तो वो
सामूहिक नेतृत्व को दिया जाना चाहिए, मोदी फैक्टर को दिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में मोदी और शिवराज को संयुक्त रूप से इस जीत का श्रेय दिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के नायक अगर आप कहेंगे तो मोदी शिवराज को बताया जाना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी चूंकि भाजपा की सरकार बनी है, इसलिए सामूहिक नेतृत्व और इनकी सामूहिक रणनीति ज़्यादा कामयाब रहेगी। प्रदेश के जो नायक है धनंजय जी, थोड़ा सा अब मुझे राजपाल जी के पास जाना है। धनंजय जी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दो नायक हैं, लेकिन 166 का आंकड़ा आपने छू लिया है राजपाल सिसोदिया जी। मैं ये जानना चाहूंगा कि इसमें कौन कौन से अहम फैक्टर थे, और चूंकि अब तो आप फलदार वृक्ष हो गए हैं, 166 तो सारे वादे पूरे करने पड़ेंगे। फिलहाल जवाब राजपाल जी। देखिए 2003 से थोड़ा कम अभी हमको बहुमत मिला है और 2013 से हम अधिक अभी बढ़त पे है। आदरणीय धनंजय सिंह जी ने जो बात कही उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में ये सामूहिक नेतृत्व के ऊपर जनता ने विश्वास किया। एक ही सिक्के के दो पहलू, एक तरफ मोदी जी, एक तरफ शिवराज जी। मध्य प्रदेश की जनता को हम ये विश्वास दिलाने में सफल हुए कि मध्य प्रदेश के अंदर जो जन कल्याण के काम चल रहे हैं, जो विकास के कार्य चल रहे हैं, ये मोदी जी इनको पोषित कर रहे हैं, मोदी जी को ये पसंद है। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी या केंद्र सरकार के जो जन कल्याण के कार्य थे उनको मध्य प्रदेश सरकार ने अक्षरशः लागू करके मध्य प्रदेश की जनता में ये विश्वास अर्जित करने का काम शिवराज सिंह चौहान जी ने किया कि माननीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को अधिक गति से मध्य प्रदेश में क्रियान्वित किया जाएगा और किया जा रहा है। तो ये जब दोनों सरकारों का परस्पर समन्वय, परस्पर विश्वास, ये जब जनता ने देखा तो जनता ने इस बात को अपने अंगीकार करने का काम किया, विश्वास करने का काम किया कि वास्तविक में ये डबल इंजन की सरकार है। ये सरकार मध्य प्रदेश में अगर बनती है तो निश्चित तौर पर उनका कल्याण होगा, ये लोगों को विश्वास हुआ। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी इस बात में सफल हुए कि उन्होंने मोदी जी के मुंह से मध्य प्रदेश की सभाओं में इस बात की तारीफ करवाने में वो सफल हुए कि उनकी जो योजनाएं हैं वो देश में कहीं भी किसी प्रदेश में इस प्रकार की योजनाएं नहीं है, जन कल्याण की योजनाएं मोदी जी ने अपने मुंह से मध्य प्रदेश की कई सभाओं में तारीफ करने का काम किया। तो मोदी जी के काम को मध्य प्रदेश की जनता के बीच में ले जाने का काम हमारे अपडेट आ रहा है, तस्वीरें हम थोड़ी देर में दिखाएंगे कि मोहम्मद अकबर मतगणना केंद्र से अब बाहर निकल गए हैं, यानी कि मोहम्मद अकबर ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से इस सीट को हिंदुत्व की लड़ाई के रूप में पेश किया था। विजय शर्मा को यहां से मैदान में उतारा था। झंडा विवाद आपको याद होगा, इस झंडा विवाद के लिए जो विरोध प्रदर्शन वहां पर हुए थे उन विरोध प्रदर्शनों को लीड किया था विजय शर्मा ने, और विजय शर्मा को यहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। विजय शर्मा की पिछली दीपावली जेल में बीती थी और इस बार देखिए हम इस बार कह भी रहे थे कि क्या इस बार उनकी दीपावली अलग होने वाली है। मोहम्मद अकबर जैसे हैवीवेट चेहरे को, वो मोहम्मद अकबर जिन्होंने पिछले चुनाव में सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी, वो सबसे बड़ी हार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इस वक्त मतगणना स्थल से वो बाहर निकल गए हैं। हार उन्होंने स्वीकार कर ली है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट भी हम आपको दिखा रहे हैं। आर कृष्णादास जी यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। कृष्णादास जी, हम कई तरह की अलग अलग फैक्टर्स पर अब आगे बात करेंगे कि ये जो नतीजे निकल के सामने आए, इसके नतीजों की रोशनी में इसको किस तरह से